मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश शर्मसार है। ये एक ऐसी घटना है जिसे देखकर इंसानियत की रूह भी कांप गई। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है और उस पर हमलावर है। क्या हिंदुस्तान में चुनाव है इसीलिए दंगा और तनाव? क्या नूह में हुई हिंसा के पीछे सियासत की चाल है? क्या 6 लोगों की मौत और करोड़ों के नुकसान के पीछे 2 राज्यों की राजनीति के दांव पेच है? लेकिन नेता की चालबाजी में जनता आज भी ठगी जा रही है, क्योंकि जिस मोनू मानेसर और हिंदू बजरंगी जैसे चेहरों को बहाना बनाकर रूस को जलाया गया, वो महज इस हिंसा के मोहरे भर नजर आते हैं। नेताओं की सियासत समझने के लिए मोनू मानेसर जैसे शख्स को लेकर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान पर गौर कीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस का आरोपी है, पुलिस पकड़े तो हम मदद करेंगे। अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं कि नासिर जुनैद की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में हरियाणा सरकार मदद नहीं करती। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा ले तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी हमारी पुलिस कितनी है? 60,000 50,000। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश में कुछ अलग सा एक नफरत भरा सा माहौल बना हुआ है। पिछले करीब 3 महीने से मणिपुर के हालात बेहद नाजुक हैं, खतरनाक हैं। उसके बाद भरी ट्रेन में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक अपने ही सीनियर अफसर समेत 3 नागरिकों को एक बड़ी पार्टी के नेता का नाम लेते हुए गोली मार देना। उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम, नूह और मेवात में उपद्रव हुआ, जिसमें करीब 6 लोग मारे गए और करीब 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मणिपुर और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की ही सरकार है। बावजूद इसके इन हिंसाओं को समय रहते रोकने का शायद कोई प्रयास नहीं किया गया। मणिपुर की परिस्थितियां बेहद खराब हैं। करीब 2.5 महीने से ऊपर हो गया इंटरनेट बैन है और पूरा मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ तमाशा देख रही है। जबकि भारत के संविधान की बात करें तो उसमें साफ लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत हस्तक्षेप करके लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती। लेकिन ठहर जाइए मनोहर लाल खट्टर साहब, आप गलत बोल रहे हैं। स्टेट के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हमारे देश के संविधान में लिखा है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऐसी ही सभी बातों को समझने के लिए आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, यानी भारत के संविधान में बताए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व होते क्या हैं। भारत के संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और उसके बाद पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व का मतलब है कि संविधान ने स्टेट को यह निर्देश दिया है कि स्टेट किस प्रकार के तत्वों पर अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएगा और उन पॉलिसीज से देश का संचालन करेगा। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यानी एक तरफ पार्ट 3 में देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ पार्ट 4 में उन्हीं मौलिक अधिकारों को पूरा करने की ड्यूटी को पूरा करने के लिए राज्य की नीति के निदेशक तत्व बनाए गए हैं और उन्हीं के आधार पर पॉलिसीज के लिए स्टेट को निर्देशित किया गया है। और ऐसा माना गया है कि अगर स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाने में इन एलिमेंट्स या तत्वों की सहायता ले तो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान के भाग 4 में बताए गए नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिनका पालन करना राज्य का लक्ष्य और उद्देश्य है।
इसके अलावा समाज में शांति बनाए रखना और नागरिकों के प्राणों की रक्षा करने के साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना और पूर्ण समाजवादी समाज की स्थापना करने के साथ साथ जनता के हितों की रक्षा करना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए प्रयास करते रहना भी स्टेट की ड्यूटी है। कुल मिलाकर नीति निदेशक तत्व वो आदर्श तत्व हैं जिनको हर सरकार अपनी नीतियों और कानून बनाते समय सदैव ध्यान में रखेगी, क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत सम्माहित हैं जो कि भारत देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हैं। अगर ध्यान से समझा जाए तो भारत की आज़ादी की लड़ाई इन्हीं तत्वों की मांग को लेकर लड़ी गई थी, जिन तत्वों को आज राज्य की नीति के निदेशक तत्व बनाया गया है। कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को यह लिखित रूप में दे दिया है कि जिन विचारों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा आज़ादी का संग्राम लड़ा गया है, उनको भारत की सरकार पूरा करेगी। अब बार बार एक शब्द आता है राज्य। राज्य कौन है जिसको भारत के संविधान में बताए गए नीति निदेशक तत्वों के तहत अमल करने की जिम्मेदारी दी गई है। ध्यान से समझने वाली बात है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मतलब केवल भारत की केंद्र सरकार से नहीं है, बल्कि भारत के सभी स्टेट्स, प्रांत और उस हर सरकारी अधिकारी से है जिसको सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। राज्य की परिभाषा में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वो सभी सरकारी अधिकारी आते हैं जो जन कल्याण के लिए काम कर रहे होते हैं। आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है, जिसमें साफ कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो अर्थ मूल अधिकारों के संबंध में होता है। नीति निदेशक सिद्धांतों का मेन एम जो है वो है विधानमंडल, कार्यपालिका और अधिकारियों के सामने एक ऐसा मानदंड रखना जिसको ध्यान में रखते हुए उनके ठीक और गलत या सफलता और असफलता की जांच की जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साफ कहा था कि अगर राज्य नीति निदेशक तत्वों को अपनी नीतियों में लागू नहीं करता है तो आम चुनाव में राज्य को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कोई भी जनता ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं रहने देगी जो सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करती। राज्य के नीति निदेशक तत्व को कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन इन तत्वों का पालन ना होने पर जनता सरकार को जरूर बदल सकती है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नीति निदेशक तत्व स्टेट को जो निर्देश देते हैं उनके बारे में जल्दी बात कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को ये निर्देश देते हैं कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। आर्टिकल 39 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को निर्देश देते हैं कि वो अपनी नीतियों का कुछ इस प्रकार से संचालन करे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार मिले और भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे वो सामूहिक हितों को साधने का सर्वोत्तम साधन बन सके। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर कोई नागरिक किसी ऐसे रोजगार में ना जाए जिससे जो उसकी शक्ति और उसकी उम्र के प्रतिकूल हो। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वास्थ्य, विकास और सुविधाएं दी जाएं। बालकों और अल्प आयु वाले व्यक्तियों की शोषण से रक्षा सुनिश्चित की जाए। स्त्री और पुरुष दोनों को बिना लिंग के भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। संविधान का आर्टिकल 41 राज्य को निर्देश देता है कि वो अपने सामर्थ्य और विकास की सीमा के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाना, शिक्षा पाना, बुढ़ापा, बीमारी, किसी भी प्रकार की अंग हानि या अयोग्यता की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करवाने का कार्य करेगा, यानी व्यवस्था करेगा। इसके अलावा मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देना, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, उसके लिए 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रावधान करना, आर्टिकल 45 के तहत लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा और उचित स्वास्थ्य के लिए प्रोविजन करना, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के आर्टिकल 39(a) के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, समान सिविल संहिता के लिए प्रयासरत रहना, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणालियों द्वारा संगठित करना, पर्यावरण का संरक्षण कर वन्य जीवों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और साधनों वस्तुओं का संरक्षण करना,
कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना आदि वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको पूरा करने के लिए स्टेट को नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित किया जाता है। कोई भी कानून अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ बनाया जाता है तो न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। संसदीय प्रणाली में सरकारों की लगातार आलोचना होती है, जिसमें जनता के जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से विपक्षी दलों के सदस्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं उन पर, और अगर कोई सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की उपेक्षा करती है तो उनको अवॉइड करती है तो उसे चुनाव के समय जनता के सामने उत्तर देना पड़ता है, और जनता निर्देशों की अवहेलना करने वाली सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करती। सुनने और पढ़ने में ये तत्व ऐसे लगते हैं कि जैसे कुछ नहीं है, इनमें कोई बल नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो आपको इनकी शक्ति का अनुभव होगा। ये इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी बल ना होते हुए सरकार इन निर्देशों की उपेक्षा किसी भी हालत में नहीं कर सकती, और अगर करती है तो उस सरकार का भविष्य पक्का अंधकार में है। जनता उखाड़ फेंकती है ऐसी सरकार को। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुनकर आपको लगेगा कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन थोड़ा शांत दिमाग से बैठकर सोचिए, ये आपके जीवन के एक एक पल से जुड़े हैं, और यही वो चीज़ है जो आपको एक आम आदमी के तकरीबन सभी अधिकारों को सरकार द्वारा पूरा करवाती है। नहीं तो ये राजनेता अब तक जनता को गुलाम बना चुके होते। ऐसी ही और ज़रूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसकी अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को रखा गया है, जिन्हें लागू करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं कहा है।